एक गांव में मक्खीलाल नाम का एक आदमी रहता था। उसकी बहुत बड़ी दूध की दुकान थी। उस दुकान में वो दूध, दही और अन्य कई प्रकार की चीजें रखता था। है, अरे ये क्या, आज इतनी मक्खियाँ कहाँ से आ गई? है, अरे किसी के देखने से पहले इसे निकाल लेता हूँ। मक्खीलाल बहुत कंजूस था। ओ मक्खीलाल चाचा, मुझे 2 किलो घी देना। हाँ बेटा, अभी देता हूँ। अरे ये क्या मक्खीलाल चाचा, इसमें तो मक्खी गिरी है। क्या मक्खी? दिखाओ तो जरा। लड़का मक्खीलाल को घी का डिब्बा दिखाता है। रुको बेटा, मैं तुम्हें अभी दूसरा घी का डिब्बा देता हूँ। मक्खीलाल उस घी के डिब्बे में से मक्खी निकालता है और वही डिब्बा उस लड़के को देता है। लो, ये लो बेटा, अब ठीक है ना? हाँ मक्खीलाल चाचा, चलो अब मैं चलता हूँ। तभी उसकी दुकान में राजमहल से 2 सिपाही आते हैं। सुनो मक्खीलाल, दोपहर तक 40 किलो घी राजमहल तक पहुंच जाना चाहिए। हाँ, मगर इतना घी? आज राजमहल में दावत है क्या? हाँ, आज महाराज ने सभी मंत्रियों के लिए दावत रखी है। ठीक है, चिंता मत करो, आपको घी वक्त पर मिल जाएगा। सिपाही वहाँ से निकल जाते हैं और मक्खीलाल घी बनाने की तैयारी शुरू कर देता है। सुनो सुखीलाल, आज दोपहर तक 40 किलो घी राजमहल में पहुंचाना है। चलो जल्दी जल्दी काम पर लग जाओ। पर मालिक, 40 किलो घी बनाने के लिए अपने पास इतना दूध ही नहीं है। एक काम करो, जितना भी दूध है उसमें आधा पानी मिला दो। इससे काम हो जाएगा। पर मालिक, ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। अगर ये महाराज को पता चल गया तो वो हमें दंड करेंगे। तुम चुपचाप अपना काम करो, वरना निकल जाओ यहाँ से। ठीक है मालिक। सुखीलाल दूध में पानी मिलाता है, फिर भी दूध कम पड़ता है। ये बताने सुखीलाल अपने मालिक के पास जाता है। मालिक, मैंने दूध में पानी मिलाया, फिर भी 40 किलो घी नहीं हो रहा है। अब हम क्या करें? ठीक है, तुम बाहर जाओ और दुकान संभालो, इसे मैं देखता हूँ। ठीक है मालिक। क्यों ना मैं इसमें वनस्पति तेल मिला दूं? मक्खीलाल पास ही में रखा वनस्पति तेल का डिब्बा उठाता है और घी में मिला देता है। वह घी का डिब्बा पूरा भर देता है। हाँ, अरे वाह, मेरा काम तो हो गया। अब इसे जल्दी राजमहल पहुंचाना होगा। मक्खीलाल घी का डिब्बा लेकर राजमहल जाता है और उसे देकर वापस घर आता है। सारे मंत्री राजमहल की दावत में आते हैं। दावत बड़ी शानदार होती है। राजा सभी मंत्रियों की खूब मेहमान नवाजी करता है। सभी मंत्री भरपेट खाना खाते हैं। खाना हो जाने के बाद सभी मंत्री राजा से मिलकर अपने घर निकल जाते हैं। उपहार के तौर पर राजा सभी मंत्रियों को एक एक मिठाई का डिब्बा देता है। अरे वाह, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। थोड़ी मिठाई मैं भी चख लेता हूँ। राजा ने बड़े मजे से वो मिठाई खाई। राजा की तरह मंत्रियों ने भी मिठाई का मजा लिया। मिठाई खाकर राजा बीमार पड़ जाता है। महाराज, सारे मंत्री भी आपकी तरह बीमार हुए हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? लगता है मिठाई में कुछ गड़बड़ थी। जाओ जाकर हलवाई को बुलाओ। जी महाराज। अरे ओ मूर्ख, तुमने ये कैसी मिठाई बनाई? तुम्हारी मिठाई खाकर सभी लोग बीमार पड़े हैं। महाराज, मैंने तो सभी चीजें बराबर डाली थी। मुझे नहीं पता महाराज। महाराज, मुझे लगता है कि मक्खीलाल की घी की वजह से यह सब हुआ होगा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये सब उस घी की वजह से बीमार पड़ गए हैं? हाँ महाराज, क्योंकि उस घी में से मुझे वनस्पति तेल की खुशबू आ रही थी। इसका मतलब मक्खीलाल मिलावट करके सभी को धोखा देता है। सेनापति, 2 सिपाहियों को मक्खीलाल के घर भेजो और नजर रखने बोलो। जी महाराज। सिपाही मक्खीलाल के घर के पास पहुंचते हैं और छुपकर देखने लगते हैं। मक्खीलाल घी में वनस्पति तेल मिला रहा था। अरे ये क्या? ये मक्खीलाल तो मिलावट करके सभी लोगों को फंसा रहा है। हाँ, हमें इसे रंगे हाथ पकड़कर महाराज के पास लेके जाना चाहिए। हाँ, चलो जल्दी।
सिपाही मक्खीलाल के घर जाते हैं और उसे रंगे हाथ पकड़ते हैं। घी में मिलावट करते हो। चलो चलो अब महाराज के पास चलो। नहीं मुझे माफ कर दो। चलो, तुम्हें जो भी कहना है महाराज के सामने कहना। सिपाही मक्खीलाल को लेकर राजमहल आते हैं। महाराज, इस मक्खीलाल को हमने रंगे हाथ पकड़ा है, घी में मिलावट करते हुए। क्या इसका मतलब तुम सभी लोगों को फंसाते हो? मुझे माफ कर दो महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैं दोबारा ऐसा काम नहीं करूंगा। सेनापति, इसे यहाँ से ले जाओ और काल कोठरी में डाल दो। नहीं महाराज, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। महाराज मक्खीलाल की बात नहीं सुनते और सेनापति उसे काल कोठरी में डाल देता है। रामपुर गांव में मोतीलाल चिक्कीवाला अपने दो जुड़वा बेटे राम और श्याम के साथ रहता था। मोतीलाल के हाथों बनी चिक्की आसपास के गांव में मशहूर थी। मोतीलाल के स्वर्गवास के बाद राम और श्याम ने चिक्की बेचने का काम जारी रखा था। ले लो चिक्की ले लो, सींग की ले लो, चने की ले लो, चाचा चाची मामा मामी, दौड़ के आओ सारे अभी, चिक्की के गुण गाओ सभी। ले लो चिक्की ले लो। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो जाती है और अब वो अलग अलग अपनी अपनी गृहस्थी संभालने लगते हैं। मोतीलाल के गुजर जाने के बाद राम और श्याम के अलावा गांव में कुछ और विक्रेताओं ने भी चिक्की बेचना शुरू किया था, जिसकी वजह से अब राम और श्याम का धंधा मंदी में चल रहा था। श्याम, अब मैं शहर जाके अपना व्यापार बढ़ाने की सोच रहा हूँ। अब हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, आगे और बढ़ेंगे। तुम भी चलो मेरे साथ। नहीं भैया, मैं यही संतुष्ट हूँ। हमारे गांव का जमनलाल दुकानदार होलसेल में मेरी चिक्की ले रहा है। राम सोच में पड़ता है। वो लेगा ही, क्योंकि तुम्हारे हाथों में बाबूजी के हाथ का स्वाद है। लेकिन अगर तुम शहर चलो तो बहुत तरक्की कर सकते हो। राम की बात श्याम के दिमाग में नहीं बैठ रही थी। वो अपनी ठीक ठाक चल रही जिंदगी से खुश था। अपने अंदर की क्षमता और हुनर को अनदेखा कर रहा था। राम के बार बार समझाने के बाद भी श्याम पर उसका कोई असर नहीं हुआ। भैया, मुझे नहीं शहर जाना। मुझे वहाँ की भीड़ से, वहाँ के लोगों से डर लगता है। यहाँ गांव में सब अपने लगते हैं, सुरक्षित लगता है। ये सब तुम्हारे दिमाग की अंधी सोच है। देखो, मैं 1 साल से शहर में चिक्की का बिजनेस कर रहा हूँ। अब मेरी वहाँ छोटी सी खुद की दुकान भी है। ये सब गांव में रह के मुमकिन नहीं होता। वो सब ठीक है राम भैया, लेकिन मैं यही ठीक हूँ। श्याम का जवाब सुन के राम निराश हो जाता है। क्या सोच रहे हो जी? मैं मेरे भाई का नुकसान होते हुए नहीं देख सकता, लेकिन मेरी बात वो समझ ही नहीं रहा। मेरे पास इसका हल है, सुनिए। राम की पत्नी जानकी राम को एक तरकीब बताती है। उसका सुझाव सुन के राम की आंखों में चमक आ जाती है। एक दिन अचानक जमनलाल व्यापारी श्याम के घर आता है। अरे सेठ जी आप। श्याम, अब मैं तुमसे चिक्की नहीं खरीद पाऊंगा। जमनलाल की बात सुन के श्याम चौंक जाता है। लेकिन क्यों सेठ जी? क्योंकि मुझे आधे भाव में चिक्कियाँ मिल रही है और स्वाद लगभग तुम्हारी चिक्की जैसा ही है। जमनलाल की बात सुन के श्याम और उसकी पत्नी को झटका लगता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको आधे भाव में चिक्कियाँ कौन दे रहा है? तुम्हारा भाई राम। जमनलाल के मुंह से राम का नाम सुनते ही श्याम दुखी हो जाता है। उसकी पत्नी कावेरी उसका धीरज बढ़ाती है। पता नहीं राम भैया ने ऐसा क्यों किया, उनका तो सब अच्छा चल रहा है। श्याम का दुख अब गुस्से में परिवर्तित होता है, लेकिन कावेरी उसे शांत करती है। आप शांत हो जाइए, गुस्सा होने से हमारी मुश्किल नहीं सुलझेगी। लेकिन अब सिर्फ गांव गांव भटक के चिक्की बेचना काफी नहीं होगा। हमारा परिवार भी बढ़ रहा है। हाँ, अब आपको थोड़ी हिम्मत जुटानी होगी और शहर जाकर चिक्की का व्यापार करने की कोशिश करनी होगी। दूसरे दिन श्याम शहर जाने की तैयारी करता है। वो अपने भाई राम पर काफी गुस्सा है। राम भैया ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। मेरा बना बनाया धंधा चौपट कर दिया है। अब जिंदगी भर उनका मुंह नहीं देखूंगा मैं। हाँ, मैं भी अब जानकी दीदी से बात नहीं करूंगी। आप अपना ख्याल रखना। श्याम शहर आता है, एक भाड़े के मकान में रहता है और वहीं से चिक्की बनाने का काम शुरू करता है। चिक्की तो बना ली, अब इसे बेचूं कैसे? मैं यहाँ किसी को जानता भी नहीं। खैर, अब शहर आया ही हूँ तो कुछ बना के ही गाँव जाऊंगा। अब शाम की असली कसौटी शुरू होती है। चिक्की बेचने के लिए उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो शहर की छोटी मोटी दुकानों में अपनी चिक्की बेचने की कोशिश करता है। सेठ जी आप चखे तो देखिए, बहुत बढ़िया चिक्की है। अरे नहीं भाई, यह शहर में सब हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। ऐसी घर पर हाथ से बनी चिक्की कोई नहीं खाएगा। कोई भी दुकानदार उसकी चिक्की अपने दुकान में रखने के लिए तैयार नहीं होता। फिर शाम एक स्कूल के बाहर अपना ठेला लगाता है। ले लो बच्चों, चिक्की ले लो।
मीठी स्वादिष्ट चिक्की ले लो। तभी फूड इंस्पेक्टर वहां आते हैं और सभी फेरी वालों को वहां से हटा देते हैं। श्याम नाराज हो जाता है। श्याम अपनी ही सोच में घर पर बैठा है। उसने बनाई ढेर सारी चिक्कियों पर उसकी नजर जाती है। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। राम भैया को दिखा दूंगा, मैं भी उनसे कम नहीं हूं। दूसरे दिन शाम शहर की सड़कों पर चिक्की बेचने निकल पड़ता है, लेकिन फिर भी कोई उसकी चिक्की नहीं खरीदता। तभी रास्ते में एक आलीशान गाड़ी शाम के पास आकर रुकती है। गाड़ी में बैठा शख्स शाम से एक चिक्की खरीदता है। सुनो, एक पैकेट चिक्की देना। उस अमीर आदमी को शाम की चिक्की बेहद पसंद आती है। बहुत बढ़िया चिक्की है। क्या तुम मेरे स्कूल के बच्चों के लिए चिक्की बना सकते हो? रोज कम से कम 100 किलो तो लगेगी। उस आदमी के मुंह से 100 किलो सुनते ही शाम चकरा जाता है। ये लो 25,000, आज से ही काम शुरू करो। शाम की बोलती बंद हो जाती है। जी सेठ जी। दिन गुजरते हैं। शाम की आमदनी अच्छी खासी बढ़ गई है। उसने एक बड़ा सा मकान भी लिया है। घर के बाजू में ही चिक्की बनाने का छोटा सा कारखाना भी डाला है। अब कावेरी भी उसका हाथ बटाने शहर आई है। दोनों बहुत खुश है। भगवान और पिताजी के आशीर्वाद से ही हमें ये सफलता प्राप्त हुई है। लेकिन राम भैया ने दिया हुआ जख्म अभी भी ताजा है। अब मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। एक दिन अचानक राम और जानकी शाम के घर आते हैं। उन्हें देख के शाम और कावेरी का मुंह कड़वा हो जाता है। आप यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें बधाई देने श्याम, बहुत अच्छी तरक्की की है तुमने। हाँ, आप ही की कृपा है। अब चले जाइए यहाँ से और फिर कभी भी आपका मुंह मत दिखाना। शाम की कड़वाहट भरी बातें सुन के राम दुखी हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो देवर जी आप। इनकी ही कृपा से आपने इतनी तरक्की की है। जानकी की बात सुन के श्याम और कावेरी अचरज में पड़ते हैं। आप कहना क्या चाहती है भाभी? कावेरी, बदलाव किसी को नहीं भाता। हम जो है जैसा है उसी में संतुष्ट रहते हैं और अपनी अंदरूनी प्रतिभा और क्षमता को अनदेखा करते हैं। हम सब किसी न किसी आधार की वजह से विकलांग हो जाते हैं। राम की बात सुन के श्याम और कावेरी उलझन में पड़ते हैं। और जब तक हमें उस आधार और सोच से अलग ना किया जाए, तब तक हम आगे बढ़ने की ना ही सोचते हैं और ना ही हिम्मत जुटाते हैं। इसका मतलब अपने जानबूझ के जमनलाल को कम दाम में चिक्कियां बेची थी? बिल्कुल सही पहचाना, क्योंकि देवर जी को जमनलाल के आधार की आदत हो गई थी। उन्हें चिक्कियां बेच के वे संतुष्ट रहते थे और जमनलाल उन चिक्कियों को शहर में तिगुने दाम में बेच के मुनाफा कमा रहा था। शाम को अपनी गलती का एहसास होता है। भैया मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको गलत समझा। कोई बात नहीं श्याम, मुझे खुशी है कि तुमने आज इतनी तरक्की की है। भैया, लेकिन ये जमनलाल को आधे दाम में चिक्की बेचने की कल्पना किसकी थी? ये भी कोई पूछने की बात है? तुम्हारे भाभी की। हाय दैया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया।